अरे बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आज हम सब हिंदी और संस्कृत की व्याकरण का सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इवन चाहे आप आईएएस, आईपीएस या एसआई या कोई भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो तो उसमें हिंदी जरूर कुछ ना कुछ नंबर की होगी या अपठित गद्यांश के रूप में प्रश्न दिए जाएंगे। अगर आपको अपठित गद्यांश आता है या हिंदी कुछ अंकों की होती है और आपको हिंदी की व्याकरण नहीं आती है तो आपके 2 या 3 नंबर का नुकसान होगा और ये नुकसान आपके लिए बड़ी से बड़ी पोस्ट से वंचित रख सकता है। इसीलिए हिंदी की व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है और मैं कहूँगा हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण का जो हिस्सा है वो है संधि, और संधि ही सबसे सरल भाग है। तो आज हम सब लोग संधि को पढ़ेंगे और पता है संधि कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। जैसे इस क्लास में आप सब लोगों ने ट्रैक्टर देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ट्रैक्टर है और ये मान लो ये थ्रेसर है, ट्रॉली है, जो भी मशीन है, समझ गए। तो जैसे आपको ट्रैक्टर और ट्रॉली को मिलाना क्या कोई नियम होता है कि नहीं होता कि ट्रैक्टर खड़ा किया आगे ट्रॉली और लगा दी जाके, मिल सकता है क्या? ट्रैक्टर के पीछे ही खड़ा करनी पड़ेगी ना ट्रॉली, और फिर उसमें ट्रॉली में भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रैक्टर में भी पीछे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो वो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे ही दो शब्द जो हैं उनमें अगर मिलने की योग्यता है उनके वर्णों में तो हम मिला सकते हैं, नहीं तो नहीं मिला सकते। तो संधि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमको ट्रैक्टर का पीछे का हिस्सा मिलाना है। ये ट्रैक्टर हो गया, मान लो एक शब्द हो गया ये, ठीक है। मान लो ये होगा विद्या, विद्या के अंत में ये वाला हिस्सा, और दूसरा शब्द है आलय, आलय का ये वाला हिस्सा। अब इन दोनों को मिलाओगे तो विद्यालय बनेगा, संधि होगी, ठीक है। पर इन दोनों को मिलाने के लिए जो ये ट्रॉली है जो भी है इसका ये हिस्सा आपको पता होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। ट्रैक्टर के पीछे जो हिस्सा होता है जिससे जोड़ा जाता है उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। संधि भी कहती है दो शब्दों के, संधि मूलतः वर्णों का मेल संधि है। अभी आप ये समझ गए, ऐसे ही संधि करनी है। अब मैं आपको संधि की भी परिभाषा बताता हूं, व्यवस्थित परिभाषा जो है। यहां लिख रहे हैं शब्दों के या फिर एक ही शब्द की, या तो दो शब्द होंगे या एक ही शब्द हो सकता है। जैसे विद्याधन आलय दो शब्द हो गए, नयन में ने धन अन, नयन बनता है, तो कहां या तो दो शब्द होंगे या एक ही शब्द के, एक ही शब्द के क्या शब्द में क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, तो राम, ये राम में कितने वर्ण हैं? राम में वर्ण है आधा रा, धन बड़ा आ, धन आधा मां और धन छोटा, कुल मिलाकर कितने हैं राम में? अगर मैं बोलूं कमल, कमल में कितने हैं? समझ गए। अब जैसे ही मैंने लिखा नम्र, तो नम्र में कितने हैं? इसमें आधा ना, धन आ, धन आधा मां, धन आधा रा और धन आ, तो 1 2 3 4 5, समझ गए। आधा जो अक्षर होगा उसमें कोई स्वर नहीं होता है तो उसको एक ही बार गिना जाएगा। ना पूरा है नम्र का, इसलिए इसमें ना और आ, बात समझ गए। जो व्यंजन होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, उसमें कोई ना कोई स्वर मिल जाता है तो वो पूरा हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सोचो, आश्वासन, आशीर्वाद या छद्म या पूर्वाग्रह, 3 शब्द मुख्यतः, आश्वासन, आशीर्वाद और पूर्वाग्रह, इन शब्दों में कितने वर्ण हैं? फिर हमने एक शब्द और लिखा, आपको होमवर्क में लिखना है। जैसे मैंने लिखा क्षत्रिय, इसमें कितने वर्ण हैं? अगर आप सही बता पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि क्षत्रिय में 2 संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। खैर, अब हम लोग मिलकर समझेंगे कि संधि क्या है। तो संधि में ये समझ लिए कि 2 शब्दों के या एक ही शब्द के 2 वर्णों का मेल, बात समझ में आ गई। मान लो उदाहरण के लिए लिया था विद्या और आलय, तो विद्या के अंत का वर्ण क्या है? आ, और आलय के प्रारंभ का वर्ण क्या है? तो दोनों आ का मेल एक बड़ा बनाता है, टोटल शब्द क्या बन जाता है? विद्यालय। तो विद्या के विद्या से आगे से मतलब नहीं और आलय के लय से मतलब नहीं। किससे मतलब है? जैसे ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से से मतलब है, ड्राइवर कौन है, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग कैसा है, बोनट लगा है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। पीछे के हिस्से में वो मशीन, वो सिस्टम है कि नहीं जुड़ने लायक। ऐसी ट्रॉली में पीछे क्या है, इससे मतलब नहीं है। आगे उसमें जुड़ने की क्षमता है कि नहीं, इससे मतलब है। ऐसे ही संधि में जो 2 शब्द होंगे उनमें पहले शब्द का अंत का हिस्सा और दूसरे शब्द का
प्रारंभ का, इससे मतलब है। बात समझ में आ गया? यही यहां लिखा है, दो वर्णों के मेल। और दो वर्ण कौन से? विद्या के कोई भी शब्द हो उसका पहला वर्ण कौन सा? अंत का। और दूसरा शब्द होगा उसका दूसरा वर्ण कौन सा? प्रारंभ का। समझ गए? यही दो स्टेप है। आप कोई भी संधि करो, ये लिख रहे हैं मेल या विकार। अब दो लोग मिलेंगे तो मिलना कहो या उसे विकार कहो, मिक्स हो गया। कोई व्यवधान रहे स्वामी, बहुत पास में आ गए, कोई बाधा ना रहे, आ और आ मिलकर के बड़ा बन गए, पास पास में आ गए, बीच में कोई व्यवधान नहीं आया। आया क्या? आ और आ के बीच में कुछ नहीं आया, तो इसी को क्या कह दिया? संधि कह दी। समझ में आ गया? दो शब्दों में पहले शब्द का अंत वर्ण और द्वितीय शब्द का, बात समझ में आ गई, दूसरे शब्द का कहां का? प्रारंभ का। ये दो स्टेप हो जाएंगे। ये उदाहरण भी समझ गए। कबीस, कभी के अंत में क्या है? ईस। और ईस के प्रारंभ में क्या है? तो ई और ई मिलकर के कभी का ई ले लिया तो ये वाह अकेला बचा, आधा बचा। ईस का ई ले लिया तो क्या बचा? सा बचा। अब ई और ई मिला के बड़ा बना दिया, ये एक संधि है। अभी उदाहरण समझो कि ई और ई मिल सकता है। तो तीसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये था कि इसके अंत में क्या है, दूसरा क्या था? प्रारंभ में क्या है? तीसरा ये है इन दोनों को लो और मिला दो। समझ गए? ये तीसरा ये भी हो सकता है, इसको बदल दो। समझ रहे हो? पहला स्टेप पहले के अंत में क्या है, दूसरा स्टेप दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या, तीसरा स्टेप पहले का अंत का और दूसरे का प्रारंभ का मिला के एक बना दो। या फिर तीसरा स्टेप तीन तरीके से हो सकता है, मिला के एक बना दो या फिर पहले के अंत के अक्षर को बदल के दूसरा बना दो। जैसे मैंने एक लिखा, एक शब्द यहां लिखा मैंने, प्रति और धन एक। समझ रहे हो? अब इसमें कहा प्रति के अंत में क्या है, ई ले लोगे तो आधा बचा, ई ले लिया। अब तीसरा स्टेप कह रहा है इसको और इसको मिला के कुछ नया बनाओ या फिर इसको बदल दो अंत वाले को, तो दियण संधि में ई का या बना देते हैं। ठीक है? और ये एड़ी का ये मिल गया तो ये प्रत्येक बन गया। समझ में आया? तो जो किसी भी संधि में होगा वो तीसरा स्टेप या तो ये होगा कि दोनों शब्दों का अंत का और शुरू का मिला के एक नया बना दो, या फिर पहले के अंत वाले को बदल दो, बहुत अच्छे, या फिर दूसरे के प्रारंभ में जो है उसको बदल दो। बात समझ में आई? जैसे मैंने एक शब्द और लिखा, जैसे लिखा, अब लिखा मैंने अंबर। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये नियम कहता है का को बदल दो, मिलाओ मत, पहले बदल दो। तो का कर दिया आधा गा, और आधे गा में ये आ मिलाया तो गा हो गया पूरा। समझ गए? मतलब तीसरा स्टेप तो कहता है मिलाओ, पर कई बार मिलाना कैसे है, या तो दोनों को लो नया बना दो मिला के, या फिर कहते हैं पहले को बदल लो और फिर मिलाओ। समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या है, देखो कि पहले के अंत में, दूसरा स्टेप देखो दूसरे के, तीसरा स्टेप या तो दोनों को मिला के एक नया बनाओ या फिर पहले के अंत वाले को बदल लो और फिर मिला दो। मिलाना तो है ही, संधि का नाम ही है, क्या है? पंडित जी यहां ब्याह करा के ना जाए तो फिर पंडित जी को पैसे तुमने करा ही नहीं। संधि का नाम ही यही है, मिलाना है। अब किस तरीके से मिला रहे हो, समझ रहे हो? ये आप जानो पंडित जी, घंटा पूजा कराओगे ये भी आप जानो, 10 मिनट में करा दो ये आप जानो। ऐसे ही संधि है, कैसा नियम लगेगा उस हिसाब से फिर संधि का नियम अलग नाम हो जाएगा। तो अभी आप ये तो समझ गए कि संधि करनी कैसी है, समझ गए कि नहीं? अब संधि चूंकि स्वर भी बहुत सारे 9 हैं और व्यंजन भी 33 हैं, जब इतने सारे स्वर और इतने सारे व्यंजन तो फिर संधि भी एक नहीं रहेगी, बहुत सारे नियम भी उसके हो जाएंगे। जैसे भारत इतना बड़ा है इसलिए भारत का संविधान भी बहुत बड़ा है। अगर 4 लोग होते बस भारत में तो संविधान भी 4 लाइन में लिख देते, 4 लोग प्यार से रहो, 1 लोग कार्य करेगा, 1 लोग घर देखेगा, 2 लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ऐसे ही स्वर व्यंजन बहुत ज्यादा है इसलिए नियम भी ज्यादा हो गए। तो अब इन नियमों को मुख्यतः 3 हिस्सों में डाला। बोले स्वर स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि। 3 हिस्से हैं, कौन कौन से भेद हैं स्वर संधियों के? स्वर संधि, व्यंजन संधि और अब मैं आपको स्वर संधि बता देता हूं।
वैसे यहां तो लिख रहे दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण प्राप्त वर्ण विकार। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा रवि, रवि के अंत में क्या है? ई क्या है? स्वर। दूसरी तरफ हमने लिखा ईस, ई क्या है? दोनों तरफ स्वर। जब दोनों तरफ स्वर हो तो कौन सी संधि? लिख रहे हैं दो स्वर वर्णों के अत्यंत सामीप, मतलब इसका और इसका। अगर दोनों स्वर हैं तो कौन सी संधि? समझ गए? अब व्यंजन संधि, व्यंजन के पश्चात यानी पहले शब्द के अंत में, जैसे वो लिखा था हमने दिक, ये का हलंत है, दिक के अंत में क्या है? आ है ना। और दूसरी तरफ हमने लिखा धन अम्बरी, फिर से लिख देते हैं मान लो, या इसकी जगह मैं पाल लिखूं तो पहले के व्यंजन के पश्चात यानी ये व्यंजन हो गया, इसके बाद स्वर हो या फिर व्यंजन के व्यवधान रहित सामीप, अब बीच में कुछ नहीं आए, या तो इसके बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो कौन सी संधि होगी? अभी समझ में आ गया? मतलब पहले के अंत में तो क्या चाहिए? व्यंजन ही चाहिए। दूसरी तरफ स्वर हो तो भी चलेगा, व्यंजन हो तो कौन सी संधि होगी? अब तीसरी विसर्ग संधि, बोले विसर्ग के पश्चात, समझ में आया? मतलब पहले शब्द के अंत में क्या चाहिए? विसर्ग। अब उसके पश्चात या तो स्वर हो या चलेगा, तो कौन सी संधि होगी? अब आप समझ गए तीनों संधि में अंतर। दोनों तरफ स्वर तो कौन सी? पहले शब्द के अंत में व्यंजन ही चाहिए, पर दूसरी तरफ स्वर भी चल जाएगा और व्यंजन भी, तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग ही, तो फिर विसर्ग संधि। याद रहेगा? मान लो दूसरी तरफ स्वर है, दूसरी तरफ क्या है? तो कौन कौन सी संधि हो सकती है? स्वर भी हो सकती है और, पर दूसरी तरफ व्यंजन है, दूसरी तरफ क्या है? तो कौन सी होगी? व्यंजन ही होगी। पहले के अंत में व्यंजन है तो व्यंजन कहीं भी आ जाए व्यंजन ही होगी, समझ में आया? और दोनों तरफ यदि स्वर है तो स्वर ही होगी। पर एक छोटी सी छूट दे दी कि दूसरे शब्द के प्रारंभ में मान लो स्वर है और दूसरे के पहले के अंत में क्या है? व्यंजन है। पहले के अंत में क्या है? व्यंजन है, और दूसरे के प्रारंभ में क्या है? स्वर है, तो कौन सी होगी? व्यंजन होगी। पहले के अंत में यदि व्यंजन है तो व्यंजन होगी ही होगी। तीनों में अंतर समझ में आ गया? जिसको नहीं हो तो एक बार रिपीट करके देखना यूट्यूब पे, तो समझ में आ जाएगा। अब चूंकि तीन संधि में अंतर तो समझ गए, अब स्वर कितने हैं टोटल? 9 स्वर हैं। कितने हैं स्वर भैया? 9 स्वर हैं। इसीलिए स्वर संधि के भी भेद हो गए, आ ई उ री, इस प्रकार से ली ए ओ आई औ 9 स्वर हैं। इसी कारण से स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, कई कई जगह 6 भी बताए जाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। कौन कौन से हैं? उदाहरण से देख लो, उदाहरण में बता चुका हूं 9 स्वर हैं, है ना, इसलिए इसके मूलतः 5 या 6 भेद हैं। विद्या के अंत में बताओ क्या है? आलय के शुरू में कौन सी होगी संधि? स्वर संधि होगी। विद्या के अंत में क्या है? और उपकार के प्रारंभ में कौन सी होगी? अब आप समझ गए स्वर का मतलब क्या है? यहां दोनों जगह स्वर होगी, पर फिर भी अंतर है दोनों में। यहां भी आ है और यहां भी आ है, समान स्वर है ना। इसलिए यहां स्वर के भी जो 5 भेद हैं उसमें से एक कोई दूसरा भेद होगा, पर यहां पर समान नहीं है, तो स्वर ही, पर भिन्न भिन्न स्वर है। समझ गए? इसलिए यहां कोई दूसरा नियम लगेगा, पर वो नियम किस संधि का होगा? स्वर संधि का ही होगा। बात समझ में आ गई? स्वर के भेद क्यों बनाए हैं? इस कारण से, क्योंकि अलग अलग भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। इस प्रकार से कई कारणों से स्वर संधि के 5 या 6 भेद हो जाते हैं। समझ में आया? अब उनको हम पढ़ेंगे। ये नाम भी लिखे हुए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण आदि, पूर्व रूप संधि आदि। ठीक है। अब इसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्वर संधि का। कौन सी संधि? स्वर संधि में भी दीर्घ संधि। नाम ही है दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ी या बड़ा। जैसे एक आ होता है छोटा, एक होता है ई, बड़ी भी होती, छोटी भी होती। शुरू के जो 4 स्वर हैं आ, ई, उ और री, ये छोटे भी होते हैं और याद रहेगा। और जो बाद के 4 हैं ए, ओ, आई, औ, ये केवल बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते। अब हम समझेंगे कि दीर्घ संधि नाम है, इसका मतलब इसमें बड़ा ही बनाना है। इतना तो आप नाम से समझ गए।
अब हमें की इसकी परिभाषा, संस्कृत में इसकी परिभाषा है अका सवर्णे दीर्घा। क्या है भैया? अब ये अका का मतलब क्या है? अका का मतलब आयोन रिलिक आ, ई, ऊ और री और ली भी आ जाता है, पर इसका उपयोग नहीं होता है, इन चार का ज्यादा उपयोग है। ठीक है, अब चूंकि कोई भी संधि पढ़ेंगे तो कितने स्टेप रहेंगे उसमें? 3। वेरी गुड। पहला स्टेप पहले के अंत में क्या है, दूसरा स्टेप प्रारंभ, बहुत अच्छा। तीसरा स्टेप या तो ये होगा कि दोनों को मिला के क्या बनाना है, या फिर पहले को बदल के क्या करना है। इतना समझ गए? अब पहला स्टेप तो कह रहे दीर्घ संधि वाले कह रहे हैं मेरे पहले शब्द के अंत में अक हो। क्या हो? अक का मतलब है आ, ई, ऊ और प्रत्याहार है अक। अक का मतलब होता है आ, ई, ऊ और ऋ। अब ये बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये री को मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, समझ गए? बड़ा भी हो सकता है। तो ये कौन सा स्टेप होगा? पहला स्टेप। कौन सी संधि का? हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि, ये पहला स्टेप। मतलब पहले शब्द के अंत में या तो आ हो या ई हो या फिर ऊ हो या फिर री। ये छोटे भी चलेंगे या फिर बड़े हो तो भी। समझ में आ गया? अब इसी दीर्घ संधि का दूसरा नियम कहता है सवर्ण। क्या कह रहा है? यानी दूसरे शब्द के प्रारंभ में सवर्ण ही हो। सवर्ण का मतलब क्या है? समान वर्ण। यानी ये कह देती है संधि पहले के अंत में मान लो क्या है आ, तो दूसरी तरफ भी क्या चाहिए? तभी समान वर्ण का यही मतलब है। मान लो पहले के अंत में ई है तो दूसरी तरफ भी क्या चाहिए? पहले के अंत में ऊ है तो दूसरी तरफ भी क्या चाहिए? समझ गए ना? इसी का मतलब समान वर्ण है। पहले के अंत में इन चार में से कोई भी एक हो, ठीक है, पर पहले के अंत में जो है वही दूसरी तरफ हो तो वो सवर्ण कहलाएगा। समझ में आ गई बात? सवर्णे। ठीक है बेटा? अब दूसरा स्टेप मतलब सवर्ण। सवर्ण मतलब समान वर्ण। ये याद रखना, मान लो पहले शब्द के अंत में छोटा आ है तो दूसरी तरफ बड़ा आ चल जाएगा, समझ रहे हो, पर ई नहीं चलेगा। समझ रहे? मान लो पहले के अंत में बड़ा ऊ है और दूसरी तरफ ई है तो दीर्घ संधि। अब आप कहेंगे सर पहला और दूसरा स्टेप का क्या मतलब, इनको क्यों देखा? इनका इसलिए जरूरी है, इनको देखोगे तभी तो आप ये बताओगे किस नियम से मिलाना है। ट्रैक्टर और ट्राली का नाप तो देखोगे तभी तो आप उनको मिलाओगे, कि किसी की भी ट्राली उठा के ट्रैक्टर में मिला दोगे, नहीं मिलेगी ना। ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, उस सिस्टम से मिलाओगे आप। ऐसे ही दोनों स्टेप को देखना है कि मिलने लायक है कि नहीं। अब आपने देखा पहले के अंत में आ है और दूसरे की तरफ भी क्या है? आ है, तो आपने सोचा कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी। अब दीर्घ करना है तो तीसरा स्टेप भी सीखना पड़ेगा। तीसरा स्टेप कहता है दीर्घ। क्या कह रहा है? मान लो इसके अंत में छोटा आ है और इस तरफ सवर्ण मतलब आ है, छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे दिक्कत नहीं है, तो तीसरा स्टेप करा उसी का दीर्घ बना दो, मतलब बड़ा आ बना दो। समझ में आया? अब एक मन में आपके क्वेश्चन आ सकता है, सर विद्या के अंत में आ है और आलय के अंत में भी आ है, दोनों तरफ क्या है? बड़ा, अंत में भी बड़ा और शुरू में भी बड़ा, तो सर बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा ही बनेगा, कुछ त्रिपड़ा चौपड़ा नहीं बनेगा क्या? ऐसा ही है भैया, बड़ा आ के आगे कोई स्टेप है ही नहीं। लघु आ मिलाओ तो दीर्घ आ यानी बड़ा, दीर्घ आ मिलाओ तो भी दीर्घ आ। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। बात समझ गए? पर ये इतना तो चल जाएगा कि छोटा बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप कहोगे सर ये चार में से मान लो पहले के अंत में आ है और दूसरी तरफ ई है तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? अच्छे से देखो, समान वर्ण। दूसरी तरफ कौन सा वर्ण चाहिए? ये चार ही नहीं चाहिए, वो चाहिए जो पहले के अंत में था। समझ में आ गया? मान लो पहले के अंत में ऊ है तो दूसरी तरफ भी क्या चाहिए? ऊ ही चाहिए, तो ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। पहले के अंत में ई है, बड़ी हो चाहे छोटी उससे दिक्कत, तो दूसरी तरफ भी क्या चाहिए? ई ही चाहिए, वो छोटी हो चाहे, तो मिलकर क्या बनेगा? बड़ी। ऐसे ही री तो बराबर मिलके बनेगा। अभी समझ में आ गया? ये तो आपको नियम समझ में आए। अब मैं आपके लिए ये बता देता हूं
आप लिख लेना उसको कॉपी में से। उदाहरण से देखते हैं, जैसे कोई भी संधि के 3 चरण होंगे, ये मैं बता चुका हूं। पुस्तक के अंत में क्या है? आ। आलय के प्रारंभ में क्या है? दोनों तरफ आ है ना। कौन सी संधि करें? पुस्तक का आ ले लिया आपने, तो क्या बचा? अंत में क्या बचा? का। आलय का आ ले लिया तो क्या बचा? लय बचा। आ और आ मिलाओ, बड़ा हो जाएगा। बड़ा वापस कर दो, कर दिया। अब टोटल करो, पुस्तक आधे का में बड़ा पुस्तक का, ठीक है, और ये लय। बात समझ गए? गंदी सी राइटिंग में लिखा है। दूसरा समझो, मान लो पहले के अंत में ऊ है, क्या है? सू का ऊ ले लिया तो ये सा आधा बचा। उक्ति का ऊ ले लिया तो ये किति अकेला बचा। बचा कि नहीं? ऊ और ऊ मिला के क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। अब इन सबको मिलाओ, बड़ा ऊ मिला तो इस तरफ घूम गई और ये सूखती। अब समझ गए? मान लो नदी धन ईस, क्या बनेगा? नदी धन ईस, नदी का ई ले लिया तो दादा बचा। ईस का ई ले लिया, सा बचा। क्योंकि दीर्घ संधि क्या कह रही है? पहले का अंत लो, दूसरे का शुरू लो, मिला दो और चिपका दो, वापस कर दो। तो ये हमने बड़ी ई मिला के वापस की, टोटल क्या बना? नदी। समझ गए? अब मुझे तुम बताओ बेटा, खड़े हो, ये यहां पर ई ऑलरेडी बड़ी है और यहां पर भी आपने नदी में बड़ी ई लिखा। ये वाली ई कहां गई? बड़ी हो गई। तो ऑलरेडी ये बड़ी है, यहां पर भी बड़ी है, ये कहां गई? सर बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ही बननी है, कोई चौपड़ी पौंचड़ी नहीं बननी है, इसलिए यहीं वो मिल गई। बात समझ गए? अब ये ई ऊ वाला तो आप समझ गए, आ वाला भी समझ गए। मान लो पहले के अंत में री हो, ये लिखा हमने पितरी, इसके अंत में री ऋषि की है। समझ में आया? दूसरे के प्रारंभ में भी क्या होना चाहिए? वही भी होना चाहिए जो इसके अंत में है। समझ गए? अब इसमें कौन सी संधि हो सकती? दीर्घ हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, दोनों तरफ समान स्वर है। अब करो इसमें दीर्घ संधि, तो पितरी का री ले लिया तो ये तादा बचा। ऋण का री ले लिया तो ड़ा बचा। अब ये री और ये वाला री, इसमें भी अंत में आधे ता में री मिला था तो ऐसे मिल गया। ठीक है? अब ये और ये री मिलकर बना क्या? बड़ा री। ठीक है? अभी समझ गए? अरे वापस करो, यहां पर आधे ता में बड़ा री ऋषि मिलेगा तो ये बनेगा, ये कैसे लिखा जाएगा? समझे? कुछ नहीं समझे? अभी नहीं आया? देखो ये वाला री, ठीक है, अभी एक बार लगा है क्योंकि छोटा री था, परंतु अब ये री और ये री मिलकर बड़ा री बन गया। अभी इसमें जाके फिर से मिला तो ये कैसा हो गया? 2 बार हो गया क्योंकि इसमें बड़ी री ऋषि की है। समझ गए? इसके उदाहरण कम ही मिलते हैं, परंतु फिर भी ध्यान रखना है। अभी कोई दिक्कत? इतनी सी दीर्घ संधि है। पहला स्टेप कौन बताएगा मुझे दीर्घ संधि का? फटाफट दीर्घ संधि का पहला स्टेप बताइए बेटा, क्या है? प्रथम शब्द के अंत में, हाँ, प्रथम शब्द के अंत में कौन सा हो? आ छोटा हो चाहे या फिर, वेरी गुड, या फिर ऊ छोटा हो या फिर री ऋषि छोटी हो चाहे। ये किसका पहला स्टेप था? दीर्घ संधि का। याद रहेंगे ये 4 स्वर? बस जिसको ये याद होगी उसको गुण संधि और सरल है, क्योंकि गुण संधि का पहला स्टेप बताएं क्या है? गुण संधि का पहला स्टेप है, ये तो हो गई दीर्घ, यहां मैं गुण का पहला स्टेप बता रहा हूं। गुण का पहला स्टेप है केवल आ। क्या चाहिए उसको? आ या फिर बड़ा। याद रहेगा? गुण संधि कहती मेरे पहले शब्द के अंत में केवल क्या चलेगा? आ। ई नहीं चाहिए, ऊ नहीं चाहिए। समझ गए? आप कह रहे दूसरे शब्द के प्रारंभ में गुण का दूसरा स्टेप क्या है? गुण का
दूसरा स्टेप। तो ये कह रहे हैं गुण का दूसरा स्टेप और सरल है। जो 3 शेष बचे ना, वो यहां इस तरफ लिख दो। ई बड़ी हो चाहे ऊ, और या फिर, अभी समझ में आया? जो दीर्घ संधि का पहला स्टेप था ना, वही गुण संधि का शुरू का आ पहला स्टेप है और बाद के 3 दूसरा स्टेप। समझ में आया? यानी किसी शब्द के अंत में आ है और दूसरी तरफ आ है तो दीर्घ संधि, पर दूसरी तरफ आ ना होकर ई है तो कौन सी संधि? या फिर ऊ है तो, या फिर री है तो। मान लो इसके अंत में ई आ गया पहले के अंत में, और दूसरी तरफ ऊ आ गया, तो फिर दीर्घ होगी क्या? क्योंकि दोनों तरफ समान नहीं है। गुण होगी क्या? गुण भी नहीं होगी, क्योंकि गुण क्या कह रहा है? मेरे पहले के अंत में क्या चाहिए? आ ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। बात समझ में आई? इतना सा नियम है। अब बोलो, मान लो सर यहां पर ई आ गया और उस तरफ कोई और है, तो वहां पर कोई और नियम लगेगा, वो बताएंगे हम आपको। पहले आप इतना समझ लो, गुण संधि क्या करी? पहले के अंत में क्या चाहिए? आ ही चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ क्या चाहिए? ई, ऊ या फिर री। इतना याद हो गया? अब मिलकर क्या बनेगा ये आपको याद नहीं होता। नहीं होता ना, करो भी बात, हम उदाहरण से बता देते। बताओ, अपने देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र नाम है। नर के अंत में क्या है? चलो मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा। नर के अंत में क्या है? नर के अंत में है, देखो ये आ है ना। दूसरी तरफ हमने लिखा इंद्र। इंद्र के प्रारंभ में क्या है? कौन सी संधि हो सकती है? गुण संधि होगी। मिलके बताओ क्या बनता है? नरेंद्र बनता है ना। इसका मतलब पहले के अंत में आ या बड़ा आ हो, ठीक है, दूसरी तरफ ई या फिर बड़ी हो, तो मिलाकर के क्या बनाया? वेरी गुड, क्या बना दिया? तो ये ए लिख दिया हमने। कहां से सीखा? नरेंद्र से। इससे हम निकाल देते हैं, इसका आ ले लिया तो ये यहां रख दिया, ठीक है। राधा बचा, इंद्र का ई ले लिया, बचा तो ये क्या बचा? मान लो ये नर का ये ले लिया और इंद्र का ले लिया अपन ने ई, तो ये इंद्रा बचा। अब बताओ, इस वाले शब्द में और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? एक ही मात्रा एक्स्ट्रा है इसमें। इसका मतलब इन्होंने जो आ और ई लिया है, इसको मिला के क्या बना दिया? ये ए। समझ में आ गया? अपने प्रधानमंत्री से गुण संधि का एक नियम निकल आया। अब याद रहेगा? मान लो सुरधन इंद्र, क्या बनेगा? चलो हम दूसरा लिखते हैं। लिखा हमने गण धन ईश, क्या बनेगा? गणेश। अब याद रहेगा? पर दोनों तरफ ई होता तो, दोनों तरफ ई होता तो दीर्घ हो जाती, बड़ी ई बन जाती। पहले के अंत में आ हो, दूसरी तरफ ई हो, तो क्या बनाएंगे आप? ए। याद रहेगा? गुण संधि के अनुसार। अब आपने गुण का नाम सुना है, परोपकार का नाम सुना है? गुण है ना एक। परोपकार में कौन कौन से शब्द हैं? परोपकार शब्द सुना है, किस किस से मिलकर बना? परोपकार किस किस से मिलकर बना? परधन उपकार। बताओ, पर के अंत में क्या है? आ। पर का आ ले लिया तो राधा बचा। उपकार के प्रारंभ में क्या है? ऊ ले लिया तो क्या बचा? पकार बचा ना। अब बताओ, ये आ ले लिया तो ये आ छोटा हो चाहे, उपकार का ऊ ले लिया तो छोटा हो चाहे, ठीक है। मिलकर क्या बनेगा? बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें ओ की मात्रा एक्स्ट्रा है और इसमें वो नहीं है। इसका मतलब इन्होंने ये आ और ऊ का क्या बना दिया? ये नियम कहां से निकला? परोपकार से निकला। अब याद रहेगा कि पहले के अंत में आ हो और दूसरी तरफ ऊ हो, तो क्या बनाना है? ओ। अब सूर्योदय लिखा मैंने, मान लो सूर्य धन उदय, बनाओ सूर्य धन उदय। सूर्य के अंत में क्या है? सूर्य, आ है ना, और उदय के प्रारंभ में ऊ, आ और ऊ मिलकर
सूर्य का आपने सूर्य के अंत का या आ ले लिया तो ये आधा बचा, उदय का ऊ ले लिया तो क्या बचा, आ और ऊ मिलकर क्या बनाया, वो वापस करो, सबको मिला के लिखो सूर्यो। अब समझ में आ गया, इतना सिंपल है। अब आपको री का और बता देते हैं। पहले के अंत में गुण संधि में क्या नियम था, पहला स्टेप आ, दूसरा क्या था ई ऊ और याद रहेगा। तो दूसरी तरफ ई हो तो ए बनाना हमने बता दिया, ऊ हो तो ओ बनाना बता दिया। ना ई है ना ऊ है, री ऋषि का है, तो क्या करोगे नहीं पता, पर आपने एक शब्द सुना है, ये गलत लिखा है मैंने, एक शब्द सुना होगा आपने, सुना है महर्षि कैसे बनता है, महाधन, ये रट्टा मारा हुआ है ना। अब बताओ महा के अंत में क्या है, छोटा हो चाहे, धन ऋषि के प्रारंभ में क्या है, छोटी हो चाहे बड़ी। अब आपको ये नहीं पता कि इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, नहीं पता ना, तो अपन ये सीख लेते हैं। महा का आ ले लिया तो क्या बचा, हा आधा बचा, ऋषि का री ले लिया तो क्या बचा, सी। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है बताओ, सोचो सोचो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें रेप है और इसमें रेप है, और हाँ इसमें हा आधा है और इसमें, मतलब इसमें हम इसके जैसा करने के लिए एक तो छोटा आ चाहिए हमको, और क्या चाहिए, रेप, रेप मतलब आधा रा। अभी समझ में आया, इसका मतलब आ और री मिलाकर क्या बना दिया है, याद रहेगा। अभी अरे यहां लिखो, मान लो ये लिखा हमने आर, अब पूरे को मिला के लिखो आप, मां आधे यहां में आ मिलाओ तो ये हा पूरा हो गया। रा हमेशा अगर आधा हो तो नीचे नहीं रहता, जिस अक्षर के पहले आधा रा है उसी के ऊपर चढ़ता है। तो ये आधा रा किसके ऊपर है, सा के पहले, तो इस सा के ऊपर चढ़ेगा, महर्षि। समझ में आया। देव के अंत में क्या है, देव आ, और ऋषि के प्रारंभ में आ और री, अर, शब्द क्या बनेगा, देवर्षि में कौन सी संधि, गुण संधि। क्योंकि आपको अगर याद ना रहे गुण संधि के नियम तो आप याद कर लेना, देवर्षि और जो महर्षि लोग होते हैं ये बड़ी गुणवान होते हैं, याद रहेगा। इसलिए गुण संधि का उदाहरण आ और री, वर्षा ऋतु बहुत अच्छा उदाहरण है, अभी बताते हैं। या फिर परोपकार क्या है, एक गुण है, इसका मतलब आ और ऊ जहां रहे तो कौन सी संधि, गुण संधि। हमारे प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी, गुणवान व्यक्ति है। नर के अंत में आ, इंद्र के प्रारंभ में आ और ई, ए जैसे नरेंद्र में हुआ, याद रहेगा। ये तीन नियम, तीन नाम याद कर लो, नरेंद्र परोपकारी है इसलिए महर्षि जैसे दिखते भी हैं, तो आपको गुण संधि भूल लेने नहीं आएगी, हमेशा याद रहेगी, याद रहेगी। अब तीन नियम हैं, आ दूसरी तरफ या तो ई हो या ऊ हो या फिर री हो, आ और ई मिलाकर के ए, आ और ऊ मिलाकर के, और आ और री मिलाकर के अर, आ और अर, महर्षि, याद रहेगा। गुण संधि हो गई। अब छोटी सी संधि एक और है, गुणी संधि की बहन है, वो क्या है भाई, गुण संधि की बहन है एक संधि जिसका नाम है वृद्धि। क्या नाम है, मैं इसको बहन इसलिए बोलता हूं बेटा क्योंकि जो गुण संधि का पहला नियम है ना, बताओ गुण संधि का पहला स्टेप, आ हो या फिर बड़ा आ हो, आ होना चाहिए, छोटा बड़ा से दिक्कत नहीं। यही वृद्धि संधि का है पहले स्टेप, मतलब पहले शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, आ या फिर, ये वृद्धि संधि का भी यही नियम है। पर कह रही वृद्धि, चूंकि मैं बड़ी बहन हूं तो दूसरी तरफ, मान लो दूसरी तरफ ई है तो कौन सी हो जाएगी, गुण हो जाएगी। ऊ है तो कौन सी हो जाएगी, री आ गया तो भी गुण संधि, मान लो आ ही आ गया तो दीर्घ हो जाएगी। तो यहां पर कुछ अलग होना चाहिए तभी तो वृद्धि होगी। तो इसने कहा आप अलग मत करो, आ और ई को मिला के क्या बनाया था, ए। तो यहां कह रही हैं आप ए लिख दो, क्या लिख दो, ए छोटा हो चाहे आई हो।
ये छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, ये दोनों बड़े बड़े हैं, पर बोला जाएगा ए और आई। या फिर कह रहे हैं, या फिर क्या हो, आ और मिलाकर क्या बनाया था, ओ हो या फिर आउ हो। हुई ना बड़ी बहन? क्यों? पहला स्टेप उसी के जैसा है, और जो उसका तीसरा स्टेप था वो इसका क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा दूसरा स्टेप। याद रहेगा? बस ये आई हो गया और ये आउ और एक्स्ट्रा जुड़ा। अब ये तो मिल गया दो स्टेप, तो करना क्या है? बोले भैया करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, अगर याद रहे तो आ और ए मिलाकर या आई मिलाकर आई ही बनाना है, या आ और ओ या औ हो तो मिलाकर के क्या बनाना है, पर ये आपको याद नहीं रहता। तो उदाहरण से देखते हैं। बोले सदा के अंत में क्या है, आ, और एप के प्रारंभ में क्या है, आ और ए मिलकर के क्या बनता आपको नहीं पता। क्योंकि सबको पता है तो मैं यहां लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सदा का आ ले लिया तो सदा का क्या बचा, दादा बचा। एब का ए ले लिया तो क्या बचा। अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है, आई की मात। इसका मतलब आ और ए मिलाकर के क्या बना दिया, आई। याद रहेगा? अब सदैव पढ़ा करो तो संधियां बनेंगी। सदैव मतलब हमेशा ही। अभी समझ में आएगा। ए औ वाला भी देख लो, समधन औदार्य, रामधन औदार्य लिखा है, मान लो राम के अंत में क्या है और दूसरी तरफ क्या है, औ। कौन सी संधि, दीर्घ होगी क्या, गुण होगी क्या, कौन सी होगी, वृद्धि। आ और औ मिलाकर औ बनता, अभी देखा था हमने। तो मिला दो इसको, राम का आ ले लिया तो माधा बचा, औदार्य का औ ले लिया तो क्या बचा, दार्यम बचा। औदार्य मतलब एक तरह से अच्छे भाव हैं, उदारता का भाव औदार्य होता है। अब आ और औ मिलाकर बनना क्या है, औ। पहले सीखा, वापस करो, ये सब मिलाओ, राम मऊ दार्यम। समझ गए? इस तरीके से इतनी सिंपल है संधि। लोग अगली क्लास में यह संधि और अयादि संधि भी पढ़ लेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखो, कॉपी में लिखो, याद हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको याद करने से। आज के लिए धन्यवाद, कल पुनः मिलेंगे।